हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 2 वीडियो डाल चुके हैं। आप प्लीज उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम आज तीसरा वीडियो हमारा सामान्य परिचय पर होगा। उसके बाद इसे देखिएगा तो में आपको आएगा। दोस्तों, जो 2 वीडियो में आपको मैं सामान्य परिचय दे चुका हूं, सामान्य जानकारी दे चुका हूं, उसको मैं आपको बतलाता चलूं कि मैं उसमें क्या क्या पढ़ा चुका हूं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है दोस्तों, मैं आपको उसे याद भी कराता चलूं ताकि आपको याद भी हो जाए। हम जब रिवीजन करेंगे, हो सकता है दोस्तों आपको इस समय आपको याद हो जाए चीजें। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। और वर्तमान स्वरूप की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को हमारा मध्य प्रदेश से क्या अलग हुआ? छत्तीसगढ़ अलग हुआ। आप दोस्तों, जो मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं अभी वर्तमान में, ये पहले 4 राज्यों में विभाजित था। यानी 1947 हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद 1956 हमारा मध्य प्रदेश बना। इससे पहले मध्य प्रदेश 4 भागों में विभाजित था। वो 4 भाग कौन से थे दोस्तों? एक हमारा ये भाग है सीपी बरार, जिसे बोला जाता था, ये सबसे बड़ा राज्य था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। और इसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे पंडित रविशंकर शुक्ल। और मध्य प्रदेश की स्थापना से पहले की यदि हम बात करें कि इसकी राज्य की राजधानी क्या रही थी, तो वो इसी राज्य की राजधानी नागपुर रही थी। इसी राज्य की राजधानी नागपुर को क्या माना जाता था? मध्य प्रदेश की पूर्व राजधानी माना गया है। भोपाल से पहले क्या थी? नागपुर। दोस्तों, हमारा दूसरा जो राज्य था वो मध्य भारत था। मध्य भारत में एक ग्वालियर जिसकी राजधानी रही और एक इंदौर राजधानी रही। यहाँ के 2 महाराजा प्रसिद्ध हुआ करते थे, एक सिंधिया घराना थे और इंदौर में होलकर घराने थे। इसलिए इस जगह दोनों जगह राजधानी रही मध्य भारत की, ग्वालियर और इंदौर। पिछले वीडियो में इससे संबंधित जानकारी दे चुका हूं, प्लीज उसमें देख लीजिएगा। मैं रिवीजन कराता चल रहा हूं। ठीक है, इसकी राजधानी दोनों रही। इसकी बात करो दोस्तों, इसके मुख्यमंत्री की, तो लीलाधर सेठ इसके मुख्यमंत्री बने। मध्य भारत के मुख्यमंत्री बने लीलाधर सेठ, मध्य भारत के मुख्यमंत्री बने। तीसरे की बात करें हम दोस्तों, तो हमारा विंध्य प्रदेश है, जिसकी राजधानी रीवा है। और इसके मुख्यमंत्री बने थे पंडित शंभुनाथ शर्मा, इसके मुख्यमंत्री बने थे इसके विंध्य प्रदेश के। और अब भोपाल की बात करें, जो हमारा भोपाल दोस्तों 1 जून 1949 को इसे मिलाया गया, बनाया गया इसे राज्य, जिसे सी में रखा गया इसी राज्य में, जिसकी राजधानी दोस्तों क्या थी? भोपाल थी। और इसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे शंकर दयाल शर्मा। इन चारों राज्यों को विलय कर एक राज्य का निर्माण किया गया, मध्य प्रदेश, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अब सीपी बरार के जो मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, इन्हीं को मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल रहे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल। और हम बात करें इसके प्रथम राज्यपाल, तो वो पट्टाभी सीतारामैया इसके राज्यपाल रहे। ठीक है, हमने ये जाना था। उसके बाद दोस्तों हमने क्या जाना था? हमने बात करी थी इसके अक्षांशीय विस्तार की और देशांतरी विस्तार की। दोस्तों, 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर हमारे 26 डिग्री 30 मिनट तक क्या है हमारा अक्षांशीय विस्तार। और हमारा पूर्वी देशांतर का विस्तार 74 डिग्री 59 मिनट से 82 डिग्री 66 मिनट तक हमारा क्या है दोस्तों? पूर्वी देशांतर विस्तार। हम किलोमीटर में बात करें तो 800 कितना, उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो 605 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे तो 870 किलोमीटर हमारा मध्य प्रदेश फैला हुआ है। इसके अलावा हमने बात करी थी, हमारे मध्य प्रदेश को 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, 5 राज्य छूते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और इधर पश्चिम तरफ गुजरात और राजस्थान। ये 5 राज्य हमारे मध्य प्रदेश के साथ साझा करते हैं, महत्वपूर्ण है। उसके बाद यदि हम बात करें कि सर्वाधिक साझा कौन सा राज्य करता है, तो सर्वाधिक साझा यदि क्षेत्रफल में करें तो राजस्थान करता है यहां तक। और जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों करता है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल में राजस्थान सर्वाधिक सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से जो हमारे 14 जिले मध्य प्रदेश की सीमा साझा करते हैं, और छत्तीसगढ़ से हमारे 6 जिले, महाराष्ट्र के 9 जिले, गुजरात के 2 जिले और राजस्थान के 10 जिले। सबसे कम सीमा साझा करता है हमारा गुजरात, मात्र 2 जिले, अलीराजपुर और झाबुआ। इसके अलावा हम बताए थे दोस्तों कि जो मुरैना है, ये 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। सिंगरौली 2 राज्यों के साथ, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़। बालाघाट 2 राज्यों के साथ, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र। अलीराजपुर 2 राज्यों के साथ दोस्तों, महाराष्ट्र गुजरात। झाबुआ 2 के साथ, झाबुआ गुजरात और राजस्थान के साथ।
दोस्तों टोटल 5 जिले हमारे 5 राज्यों के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, एक या दो से अधिक में 2 राज्यों के साथ, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करें, एक शिवपुरी हमारा एक ऐसा राज्य है जो साझा कर रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ और राजस्थान के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ और राजस्थान के साथ, ध्यान रखिएगा ये शिवपुरी, इसे आप नोट डाउन करते चले, नोट्स बनाते चले, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई, क्या हुई, हमारे जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम उत्तरी बात करें, उत्तरी हमारा सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो मुरैना। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो बुरहानपुर। सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर। इसके अलावा दोस्तों हम बताए थे कि मध्य प्रदेश से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है 14 जिलों से और 5 संभाग से, 5 संभाग मुख्यालय से गुजरती है दोस्तों। 5 संभाग मुख्यालय के कितने जिलों से गुजरती है, संभाग समेत 14 जिलों से। और एक हम बात करें थे मानक रेखा, जो टाइम जोन 82.5 डिग्री खींची गई है, जो एकमात्र सिंगरौली से गुजरती है, और कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है। 5 संभाग हमारे उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर और शहडोल, ये 5 संभाग ऐसे हैं जिनसे हमारी कर्क रेखा गुजरती है। और भोपाल एक मात्र संभाग ऐसा है इसके 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उज्जैन संभाग के 3 जिले आगर मालवा, उज्जैन, रतलाम। उज्जैन संभाग के 3 जिले कर्क रेखा गुजरती है, जिससे रतलाम, आगर मालवा, उज्जैन। भोपाल के दोस्तों 5 जिले, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़। उसके बाद हम बात करें सागर से, तो सागर जिला और दमोह, सागर संभाग के अंतर्गत सागर और दमोह। जबलपुर में जबलपुर से अलग हुआ कटनी 1998 में, जबलपुर और कटनी। और अगला हमारा है शहडोल और उमरिया, ये दोस्तों इन 14 जिलों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश की इन 14 जिलों से गुजरती है, 5 संभागों से गुजरती है, ठीक है। 5 संभाग के 14 जिले, टोटल 14 है ना। तो इस तरह याद रखिए। और इस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि मध्य प्रदेश से कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है। एक ऑप्शन में रहेगा जिसमें नहीं गुजरती, उसका ऑप्शन रहेगा, ध्यान रखना, याद रहेगा तो आपको आसानी होगी। या वो दे देंगे 3 जिलों के नाम दे देंगे, जिससे नहीं गुजरती है एक का दे देंगे इसमें गुजरती है, इनमें से कौन से जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको याद होगा तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को हल करेंगे बिना टाइम गवाए, ठीक है। तो ये हमने जाना हमारी कर्क रेखा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। और एक हमारी माही नदी जो कहां से निकलती है, धार से निकलती है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली धार से निकलती है और पश्चिम की ओर बहने वाली हमारी माही नदी, ठीक है, जो कहां पर जाती है, खंबाती खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। उसके अलावा हमने दोस्तों बात क्या करी थी, हमने बात करी थी हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, 10 संभाग हैं। कितने संभाग दोस्तों, 10 संभाग हैं। 10 संभाग में सबसे बड़े संभाग की बात करें जनसंख्या में तो इंदौर, और सबसे बड़े की बात करें क्षेत्रफल में तो जबलपुर। दोनों संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। सबसे छोटे की बात करेंगे हम तो शहडोल, चाहे जनसंख्या चाहे क्षेत्रफल, दोनों ही दृष्टि में हमारा शहडोल संभाग सबसे छोटा है। मध्य प्रदेश में ऐसे कितने संभाग हैं जिनके अंतर्गत 3-3 जिले आते हैं। तो दोस्तों 3-3 जिले, 3 संभाग हैं ऐसे, जिसका एक नाम है हमारा चंबल संभाग, जिसमें भिंड, मुरैना और शिवपुर आता है। दूसरा नर्मदापुरम संभाग, इसमें होशंगाबाद, बैतूल, हरदा आता है। और तीसरा शहडोल संभाग, जिसमें उमरिया और अनूपपुर आते हैं। ऐसे तो 3 जिले हैं, वो 3 संभाग है दोस्तों, जिसमें 3-3 जिले आते हैं। हमने संभाग की बात करी, ठीक है, हमने राज्यों की बात करी, हमने उन राज्यों से लगने वाले जिलों की बात करी। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों वो है हमारा इंदौर, और क्षेत्रफल की बात करेंगे वो छिंदवाड़ा, और छोटे की बात करेंगे तो निवाड़ी है दोस्तों, जो कि 1 अक्टूबर 2018 को 52वां जिले के रूप में अस्तित्व में आया। किससे अलग होकर आया, टीकमगढ़ से अलग होकर आया। किस संभाग के अंतर्गत आता था, सागर संभाग के अंतर्गत आता था। कब अलग हुआ, तो 1 अक्टूबर 2018 को यह हमारा निवाड़ी जिला अस्तित्व में आ गया। अब जिलों की संख्या 52 हो गई है, कुछ जिले हमारे प्रस्तावित हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी बात हुई, अब सबसे बड़े की बात हो गई जनसंख्या में, सबसे बड़े की बात हो गई क्षेत्रफल में, और सबसे बड़े छोटे की बात होगी। छोटे की बात होगी दोनों जगह, हमारा निवाड़ी कैसा है, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में, दोनों में ये छोटा है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के सामान्य क्या पर राजकीय चिन्हों के बारे में।
तो मध्य प्रदेश का दोस्तों जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? पशु की बात करेंगे तो वो है दोस्तों बारहसिंगा। कौन सा है? बारहसिंगा। पक्षी की बात करेंगे तो कौन सा है? शाही बुलबुल, हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। हम बात करेंगे यहाँ की राजकीय खेल की तो वो मलखंभ है। 2013 में इसको मलखंभ को राजकीय खेल बनाया गया। इसकी अकादमी स्थापित है दोस्तों हमारे उज्जैन में। ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे राजकीय मछली तो महासीर, राजकीय खेल तो मलखंभ, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय नृत्य माछ, रात्रि नाट राय। इसके अलावा हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। ठीक है। तो मध्य प्रदेश की हम बात करें दोस्तों विधानसभा क्षेत्र की तो टोटल विधानसभा की कितनी सीटें हमारे मध्य प्रदेश में? टोटल दोस्तों 30 सीटें विधानसभा की। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 29 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों 11 सीटें राज्यसभा की है। अब ये क्वेश्चन बना चुका है कि मध्य प्रदेश से कुल कितने सदस्य संसद में चुनकर जाते हैं? मध्य प्रदेश में कुल कितने सदस्य संसद में चुनकर जाते हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश से 40 सदस्य संसद में चुनकर जाते हैं। कितने सदस्य जाते हैं मध्य प्रदेश में? 40 सदस्य चुनकर संसद में जाते हैं। 40 सदस्य कैसे? तो दोस्तों 29 लोकसभा के प्लस 11 राज्यसभा के। इस तरह कितने हुए? टोटल हमारे 40 सदस्य जाते हैं संसद में। अब संसद क्या होती है? और संसद दोस्तों संसद मिलकर बनती है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। ये 3 अंग से मिलकर बनती है संसद। इसे संसद कहा जाता है जो बनाती है कानून का निर्माण करती है, कानून बनाती है, व्यवस्थाएं बनाती है देश के लिए, राज्यों के लिए यहाँ पर उचित हो ये कार्य करते हैं, इसके लिए देश के हित के लिए। ठीक है। जब भी कोई बिल वगैरह पास करना हो, कोई संसद कोई एक्ट पास करना हो या कोई भी समस्या है तो वो सबसे पहले लोकसभा में या राज्यसभा में रखी जाती है। वहां से पास होने के बाद फिर राज्यसभा में, लोकसभा से पास हो गई फिर राज्यसभा में, राज्यसभा से पास हो गई तो फिर कहां पर जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और ये तीनों ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तीनों ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि एक भी जगह बिल पास नहीं होता तो वो बिल एक भी जगह बिल पास नहीं होता तो बिल वो एक्ट नहीं बनता, वो कानून नहीं बनता। जैसे कि हम बात करें अभी पिछले साल हमारे जो 2 साल हो चुके हैं, 19 की बात करें 2019 में क्या हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को हमारा क्या हुआ? जो हमारा सबसे उत्तरी जिला था, राज्य था कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर, जिसको अब बांट दिया गया। क्या में बांट दिया गया? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। पहले वो राज्य था, अब वो केंद्र शासित प्रदेश है। पहले भारत के अंतर्गत दोहरी नागरिकता थी। कहां पर थी? इसका अपवाद था जो था जम्मू कश्मीर में। अब अपवाद को हटा दिया गया, वहां पर दोहरी नागरिकता हटा दी गई है। अब पूरे भारत में एकल नागरिकता है। हम सब भारत की एक नागरिक है। कहा के नागरिक है हमको? हमारी भारतीय नागरिकता, ना कि हमारे राज्य की नागरिकता हमको नहीं है। हम सब भारतीय हैं और हमारी एकल नागरिकता है। हमारे राज्य जरूर 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन हमारी नागरिकता एक है। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर हमारा क्या हुआ? इसको हटाया गया। किसकी तरह हटाया गया? तो पहले दोस्तों इसको लोकसभा में रखा गया। लोकसभा में सभी सांसद जो थे उन्होंने सहमति दी कि हाँ ठीक है हटा देना चाहिए। वहां पर वोट हुआ, पास हुआ। फिर कहां पर गया? राज्यसभा में गया। फिर राज्यसभा में पास होने के बाद अब इस एक्ट को बनने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया। अब राष्ट्रपति इसमें सिग्नेचर कर देता तो वो क्या हो जाता है? वो बनकर तैयार हो जाता है, वो राज्य को शर्तें लागू हो जाती है। यदि वो मना कर दे तीनों स्तंभ में से कोई भी तो वो नहीं बनता। तो राष्ट्रपति ने इस पर अनुमति दे दी और 31 अक्टूबर से ये राज्य अस्तित्व में आ गए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। तो वर्तमान में हमारे पास कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? 8 है। क्योंकि 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ? हमारे एक राज्य थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव, इनका विलय कर एक राज्य बना दिया गया। राज्यों की केंद्र शासित प्रदेश संख्या 9 हो गई थी और उनका विलय करके क्या बना दिया गया? एक राज्य बना दिया गया। इसलिए अब कितने हो गए? वो 2 को 1 कर दिया गया तो 8 हो गए। पहले 7 थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने तो 9 हो गए थे। ठीक है। अब 8 हो गए। दमन दीव और नागर हवेली को 1 कर दिया गया। अब सबसे बड़े की बात करेंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो बने हैं, सबसे बड़ा लद्दाख है क्षेत्रफल की दृष्टि से और दूसरा जम्मू कश्मीर है। ठीक है। तो हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं दोस्तों। हमारे मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 230 और लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11। अब बात करते हैं दोस्तों कि सबसे अधिक हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी जाति पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। एसटी की सर्वाधिक जाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जिसे मध्य प्रदेश में 21% से अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की है, जिनके लिए दोस्तों हमारे यहां मध्य प्रदेश में सीटों को आरक्षित किया गया है। कि कितनी सीटें? तो मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीटों की बात करूं दोस्तों तो मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है।
47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। इसके अलावा एससी जनसंख्या जो 15% से अधिक जनसंख्या निवास मध्य प्रदेश में करती है, वो भी सेकंड नंबर पर, जिसकी लिए सीटें आरक्षित है एससी के लिए 35। टोटल की बात करें मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा की सीटें कितनी आरक्षित है दोस्तों, टोटल है 47 और 82 सीटें हमारे पास आरक्षित है। 82 सीटें आरक्षित हैं एससी एसटी के लिए। इसके अलावा लोकसभा की सीटें 29 में से वो भी आरक्षित हैं। कितनी सीटें, 4 सीटें एससी के लिए और 6 सीटें एसटी के लिए। टोटल 10 सीटें आरक्षित हैं लोकसभा की 29 में से। कितनी सीटें आरक्षित हैं लोकसभा की 29 में से, 10, 6 एसटी, 4 एससी के लिए। तो दोस्तों हमारी ये बातें हुई, क्या बातें हुई, लोकसभा की सीटों के बारे में, राज्यसभा की सीटों के बारे में, विधानसभा की सीटों के बारे में, जो कई बार क्वेश्चन बन चुका है, पूछे जा चुके हैं। ठीक है, विधानसभा के लिए चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। इसके अलावा हमने दोस्तों ये जाना, अब आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये सारी चीजें बता दी। अब आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में मैं आगे की जानकारी दूंगा, आगे हम समझेंगे दोस्तों। अब आगे की कहानी हमारी होगी ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले पठारों के बारे में। क्या है दोस्तों, हम पठारों को पढ़ेंगे। मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है हमारा। ठीक है, इन्हें 3 प्रमुख पठार में बांटा गया है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा और विंध्य प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 प्रदेश आते हैं। वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों मेरा, इस कारण में अगले वीडियो में हम समझेंगे हमारे अगले क्या है को, पठारों को, उनको जानेंगे, उनके क्षेत्रफलों को जानेंगे, उनमें सबसे ऊंची चोटी को जानेंगे, यानी हम जानेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और जो भी क्रिया प्रतिक्रिया है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा, ठीक है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों का शेयर जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।